जब हमने 1,80,000 देख लिया तो हाँ। हमें अब 1,50,000 दबाव लगता है। जब तक बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में 4.25 से ऊपर बनी रहेंगी, सोना यहां पर टिका रहेगा। सोने चांदी का ऊपर जाना विक्रांत लगभग लगभग तय है। बहुत बड़े तूफान से पहले की सोने चांदी में एक शांति है। पक्का नहीं है कि रेट बढ़ेंगे, हम्म। क्योंकि केविन वॉट साहब सॉक पपेट तो ये फोर्स करेंगे केविन वॉट्स को कि आप रेट घटाइए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज की सुबह एक बड़ी खबर सामने आई जब ये क्लियर हो गया कि अभी फिलहाल बातचीत नहीं होगी, लेकिन बातचीत का प्रयास ईरान और अमेरिका के बीच होता रहेगा। ट्रंप साहब जो अभी तक दो दो हफ्ते या कुछ दिनों के लिए सीज फायर बढ़ा रहे थे, अब उन्होंने सीज फायर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। यानी जब तक ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा तब तक के लिए अब सीज फायर बढ़ा दिया गया है, लेकिन हॉर्मोज पर ब्लॉकेड जारी रहेगा। जहां से ईरान की कमाई होती थी उस हॉर्मोज पर ब्लॉकेड जारी रहेगा। इससे कई चीजें उभरी हैं। इसका क्या असर होगा सोने चांदी पर, शेयर बाजार पर और अर्थव्यवस्था पर? अगर हॉर्मोज हॉर्मोज नहीं खुला तो क्या बड़ा असर दिखाई देगा अगले कुछ दिनों में? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद कोली, जाने माने अर्थशास्त्री। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी स्वतंत्र फॉलोअर्स भी सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर, एक तो सीज फायर रुक गया अब अनिश्चित काल के लिए, और दूसरा इस तरह की भी खबर आई कि ट्रंप साहब न्यूक्लियर कोड लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किस तरह से इस बड़े डेवलपमेंट को देखा जाए, क्योंकि याद होगा हमारे दर्शकों को भी कि ईरान की पूरी सभ्यता मिटाने की बात कही थी ट्रंप साहब ने एक बार। वेल, ट्रम्प साहब का मुझे लगता है कि जो मानसिक संतुलन है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पहले भी मैंने आपके शो पे ये बोला था कि उनको बहुत सारे अमेरिका में जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इनका ये बीमार हैं मानसिक रूप से। तो इसलिए न्यूक्लियर कोड लेते हैं। कभी वो सीज फायर करते हैं, कभी सीज फायर रोकते हैं, कभी एक्सटेंड करते हैं। कुछ भी स्थिर तौर पर। और हैरानी की बात यह है विक्रांत के जहां सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति के निर्णयों पर टिकी हुई है, और ऐसा व्यक्ति जब इनकंसिस्टेंट निर्णय लेता है, यानी कि जो अस्थिर निर्णय होते हैं जिनका कोई मुंह सिर पैर नहीं होता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में आर्थिक रूप से भी मानता हूं। मिलिट्री तौर पे तो चलिए, ईरान पर जो वो न्यूक्लियर कोड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर हमले का सोच रहे थे, कोड मांगा और अमेरिकी सेना ने मना कर दिया वगैरह वगैरह, वो एक अलग मैटर है। वो तो खाली ईरान तक सीमित रहेगा या आसपास के देशों तक। कल को न्यूक्लियर होता है तो उसकी रेडिएशंस दूर दूर तक जाएंगी, आसपास के देशों में भी जाएंगी। पर जो आर्थिक आर्थिक इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे जा रहा है। मैं कल किसी एक्सपर्ट से जापान में बात कर रहा था। जापान, कोरिया, चाइना और भारत का तो हम कई दफे बात कर ही चुके हैं। कई कई देश ऐसे, वियतनाम है, कई कई देश ऐसे हैं विक्रांत, जिनकी 90-95% जो एनर्जी सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। अब ट्रम्प साहब उसको घेर कर बैठ गए हैं। देखिए, पहले तो ये अनिश्चित काल वाला सीज फायर ये अनिश्चित काल वाला नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान कोई समझौता नहीं करता, कोई प्रपोजल लेकर नहीं रहा था, बातचीत नहीं होती, तब तक के लिए है। हाँ। अब ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम हो गई है। कल भी मैंने आपको कहा था, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। ईरान कहता है पहले आप इसको हटाइए तब हम बातचीत करेंगे, और उधर ट्रम्प साहब कहते हैं नहीं, ये बना रहेगा जब आप बातचीत करेंगे, कोई समझौता होगा तब हम इसको हटाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश चिकन एंड एग प्रॉब्लम। पहले मुर्गी के पहले अंडा कह नहीं सकते आप, पहले क्या आया। तो ये कहाँ जाके पेच फंस गया, इसको इसको हिंदी शास्त्र में, हिंदी लिटरेचर में अनवस्था दोष कहते हैं। अनवस्था दोष मतलब एक के पीछे एक, उसका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, वो उसका कॉज। तो बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति है। चिंताजनक परिस्थिति इसलिए है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस हम्म। जो कि 95 से नीचे चली गई थी, वो फिर 98-99 के आसपास पहुंच गई हैं। क्योंकि जब जेडी वैंस साहब ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करा दी, उन्होंने अपनी जाना रद्द कर दिया कि भाई हम तो, ट्रम्प साहब ने कहा कोई जरूरत नहीं जाने की, ठीक है, इनको पहले प्रपोजल लेके आने दो, वहां हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। और किसके कहने पर ये सीज फायर एक्सटेंड हुआ? पाकिस्तान के कहने पर। पाकिस्तान के कहने पर। उनके जो डार्लिंग है, ये शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर, उनके उनके कहने से ये एक्सटेंड हुआ है। वो देश जो कि आतंकवाद की फैक्ट्री है,
वो देश जो आतंकवाद को हार्बर करता है, ट्रेन करता है, आतंकवादी पैदा करता है अपने यहाँ, उस देश के कहने से। और ये वही ट्रम्प साहब है जो 2016-18 में बोलते थे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। उनकी एड तक रोक दी थी एक जमाने में। सडनली इतना प्रेम उमड़ गया है कि शाहबाज शरीफ के कहने से उन्होंने अपना किया हुआ प्रण था कि मैं 2 हफ्ते से आगे, एक तरह से प्रण कर रहे थे कि मैं 2 हफ्ते से आगे नहीं ले जाऊंगा इस सीज फायर को, और उसके कहने से रोक दिया। मुल्ला शाहबाज शरीफ ने कहा अभी रोक देखिए, वी आर ट्राइंग टू कन्विंस ईरान, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और साथ में ये बता दिया शाहबाज शरीफ ने कि पाकिस्तान ईरान में ना इस समय बहुत डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। मतलब कुछ लोग चाह रहे हैं बात करना, कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं। ये नहीं पता लग रहा कि ईरान को इस समय कौन चला रहा है। ये बात जब बोली पाकिस्तान ने ट्रम्प साहब से, तो उनको लग गया कि भाई ठीक है, हो सकता है कि जो बड़ा तबका है वो बातचीत करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, पर कुछ एक लोग हैं जो नहीं करना चाहते। जबकि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से अब्बास अराक्ची साहब और गालिब जो स्पीकर हैं ईरानियन पार्लियामेंट के, गालिबाफ साहब, और तीसरा पेजेश्कियां साहब जो प्रेसिडेंट हैं, ये 2-3 लोग मुख्यतः सामने आ रहे हैं। अब जो मुश्तबा खमेनाई है, उनके कभी कभी बयान रूप में सामने आते हैं, पर वो सामने नहीं आ रहे। ऐसा माना जाता है कि वो चोटिल है, उनको चोट लगी हुई है, उनको गंभीर चोट लगी हुई है। कभी कहा जाता है वो अंडरग्राउंड है, कभी कभी कोई कहता है वो शायद रशिया में हो। कहां पर है उनका कुछ पता नहीं, कहां पर है, किस हालत में है, उनकी तबीयत कैसी है, कुछ नहीं पता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ये 2-3 लोग जो है ये बयान देते हैं, कुछ आईआरजीसी के कमांडर से। ये सच है कि ईरान में 31-32 के करीब कमांडमेंट्स हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हर कमांडमेंट को अधिकार है अपने निर्णय लेने का। परंतु ये जो 2-3 लोगों के मैंने नाम लिए, इनका अभी कहना वहां पर चल रहा है। तो पहली बात तो ये कहना पाकिस्तान का ट्रम्प साहब को कि जी वहां तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है इस समय, कोई एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है, तो कौन बात करे, यही कंफ्यूजन है कि कौन सामने आए, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है। इस बात को लेके जब उन्होंने कहा, तो ट्रम्प साहब जो थे, आई लव पाकिस्तान जो कहते हैं, जो मुल्ला मुनीर को बिरयानी खिलाने व्हाइट हाउस बुलाते हैं, वो उनकी बात मान गए। क्यों मान गए सबको पता है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस नाम की कंपनी 2024 में फ्लोट की गई थी, जिसमें स्टेबल कॉइन क्रिप्टो का बिजनेस पाकिस्तान में किया जा रहा है। क्योंकि इस बिजनेस को वो अगर अपने यहाँ करते तो उंगलियां उठ जाती कि भाई आपने एक राष्ट्रपति होते हुए आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता। तो उन्होंने ऐसी जगह शुरू करी जहां से उनको लगता है कि उनको कोई खतरा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये तो रही पाकिस्तान की जो डार्लिंग पना जो दिख रहा है इस समय ट्रम्प साहब के लिए, कि जो कह दे इस समय, तो शाहबाज शरीफ कुछ भी कह दे, दिन को रात कहे, ट्रम्प साहब मान जाएंगे। और एक जरूरी बात, जब राष्ट्रपति ट्रम्प राष्ट्रपति बने थे जनवरी 2025 में, उनकी जो नेट वर्थ है वो $1 बिलियन के करीब थी। आज के रुपए में हम गिने तो 9,200 करोड़, 9,300 करोड़ रुपए के आसपास। आज उनकी नेटवर्थ $7.4 बिलियन हो गई, यानी कि 65-70 हजार करोड़ हो गई है। तो ये कैसा देश है, ये कैसी वहां की गवर्नेंस है, जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी नेटवर्थ बढ़ा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कई बिजनेस चल रहे हैं, और कभी वो ट्वीट करके उनकी लॉबी कोई शॉर्ट सेलिंग करती है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग करती है सोने चांदी में, क्रूड ऑयल में, वहां की स्टॉक मार्केट में, डाउ जोन्स में, नैस्डैक में, S&P में। और उसमें से पैसा कौन कमा रहा है, किस हद तक कमा रहा है, ऐसे ही तो नहीं। 6.4%, $6.4 बिलियन का एक साल में नेटवर्थ बढ़ जाना। इनके तो माना, इनके होटल्स हैं, इनकी कुछ रियल एस्टेट का बिजनेस है, ये माना मैंने, कुछ इनकी गोल्फ कोर्सेज हैं, ठीक है, कुछ रियल एस्टेट है, पर इतने ज्यादा ये स्टिंकिंग रिच नहीं थे। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, जो लोग समझते हैं कि ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो छोटा दुकानदार भी होता है, पर कोई इतने अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन में नहीं थे। $1 बिलियन अमेरिका में कोई बहुत ज्यादा वर्थ विक्रांत नहीं मानी जाती। $1 बिलियन, जैसे मैंने कहा, भारत में, अब तो भारत में भी इतनी ज्यादा नहीं मानी जाती, पर भारत में चलिए बिलियनियर्स क्योंकि कम है तो हम उसको मान लेते हैं, पर अमेरिका में इतनी ज्यादा नहीं मानी जाती। अब वो बढ़ के 7.4 हो गई है। तो 80 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपनी नेटवर्थ और अपने परिवार के बिजनेसेस को प्रोपोगेट कर रहे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान उसमें मदद कर रहा है, पाकिस्तान एक हार्बर का काम कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान की बात मानी जा रही है कि आई लव पाकिस्तान, दे आर वेरी नाइस पीपल, ऐसे करके बयान आ रहे हैं कि। तो कुल मिला के क्रूड ऑयल, मुझे लगता है अमेरिका के लिए भी चिंता बनेगा। जितनी देर अमेरिका, अब तो पहले तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किए हुए था, और उसकी वजह से अमेरिका में महंगाई फैल रही थी, महंगाई बढ़ रही थी क्रूड ऑयल, क्योंकि अमेरिका के पास ऑयल प्रोडक्शन तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, परंतु कीमत का क्या करे, कीमत तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तय होती है। उसकी वजह से $1.06 आपको मैंने पहले बताया था, वहां पर गैस की कीमत बढ़ गई है।
तो अब तो अमेरिका ने अपने पैर पे इस महंगाई की जंग में अपने ही देश में खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है, क्योंकि आपने ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से क्रूड ऑयल की प्राइस 98 पहुंच गई है। इसी वजह से आपने देखा होगा कल डाउ जोन्स वगैरह भी नीचे आए हैं, हाँ। अमेरिका की शेयर मार्केट गिरी है, उसकी वजह से आज भारतीय शेयर मार्केट भी दबाव में है। तो ये तो रहा मार्केट का हाल, क्योंकि जो रिश्तेदारी हमने और आपने बैठ के यहाँ पर बात की थी, वो रिश्तेदारी बिल्कुल साकार हो रही है सोने चांदी से। जैसे हाँ। जैसे क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, आप देख रहे हैं कि सोना चांदी प्रेशर में आता है। सोना चांदी जो कल $4800 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, उससे पहले तो $4850 भी पहुंच गया था, फिर कुछ नीचे आया जब से जेडी वैन साहब ने अपना ट्रिप कैंसिल किया। बातचीत अभी बढ़ी नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बैरिकेडिंग की खबर आई, क्रूड ऑयल बढ़ गया। क्रूड ऑयल बढ़ने से डॉलर इंडेक्स फिर 98 98 99 के बीच में पहुंच गया। उसकी वजह से जो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स थी, वो बॉन्ड यील्ड जो 4.25 से नीचे आ गई थी, वो फिर 4.25 से ऊपर निकल गई। और मैं बता दूं यहाँ आपके फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को कि बॉन्ड यील्ड्स का थोड़ा सा मूवमेंट भी सोने चांदी की जो सट्टेबाजी की अमेरिका में मार्केट है कॉमेक्स में, उस पर सीधा सीधा असर डालता है। ये जानना इस बात का जरूरी है कि थोड़ी सी भी मूवमेंट बॉन्ड यील्ड्स की लोगों को, सट्टेबाजों को, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गोल्ड सिल्वर के, उसको स्क्वायर अप करके बॉन्ड यील्ड्स में, ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता है। तो सोना आपने देखा $4750 पे फिर आ गया, कहाँ $4850 पे, 1,55,000 से ऊपर निकल रहा था, फिर वो 1,50,51 के आसपास। तो 2-3 हजार की सोने में भी प्रति 10 ग्राम भारतीय रुपए में करेक्शन आई है। पर ये करेक्शन, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि ये मुख्यतः क्रूड ऑयल की वजह से है। तो अब मूल बात ये है विक्रांत कि क्या क्रूड ऑयल के ये ऊंचे दाम, ट्रम्प, बाकी दुनिया की तो बात हम कर चुके हैं, मैंने अभी आपको चाइना, हाँ। कोरिया, जापान, भारत, वियतनाम, इन सब देशों का उदाहरण दिया कि एक तो मामला रुक गया है। खैर, भारत तो 40 से ज्यादा सोर्सेज से अब क्रूड ऑयल ले रहा है। तो भारत के जो एसपीआर है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारे, जो यहाँ पर है पेद्दूर में, मंगलूर में, विशाखापट्टनम में, वो अभी फिलहाल कोई ऐसी इमीडिएट चिंता की बात नहीं नजर आ रही। इमीडिएट से मेरा मतलब है इस हफ्ते की। अब यहाँ पर इमीडिएट पे ध्यान देना होगा, इस हफ्ते मुझे कोई चिंता की बात नहीं। पर हर बीतता दिन हमारे सप्लाई के ऊपर स्ट्रेन डालेगा। और उससे भी बड़ी बात, ये जो कीमत ऊपर रहेगी, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है विक्रांत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, अडानी की कंपनी है नयारा नाम से, और जियो के पेट्रोल पंप से, जो 4-5 बड़े पेट्रोल के विक्रेता हैं, इन कंपनीज के ऊपर, खासकर जो सरकारी कंपनीज है, उनके ऊपर अब प्रेशर दिखने लग रहा है। देखिए, सार्वजनिक तौर पर तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल। पर अगर जो क्रूड ऑयल में पहले $70 पे ले रहा था, $65 पे ले रहा था, अगर आज मुझे वो $98 पे मिल रहा है, तो मेरी क्रूड बास्केट जो है वो करीब $140-45 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। क्रूड, भारत की क्रूड बास्केट देखी जाती है, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, रिफाइनिंग कॉस्ट, प्लस अलग अलग जगह से आता है। रशिया ने महंगा कर दिया है, रेट बढ़ा दिए हैं, तो हमें इफेक्टिवली 98 का नहीं पड़ रहा, हमें 140-45 के आसपास पड़ बिल्कुल। रहा है। तो क्या ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसको संभाल पाएंगी? क्या हमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते दिख सकते हैं? जो लोग राजनीति से आते हैं वो कहते हैं 30 अप्रैल को बढ़ जाएंगे, आखिरी जब 29 अप्रैल को वोटिंग है बंगाल में, उसके बाद जो है आपको अगले दिन रेट बढ़ जाएंगे। वो परंतु ये बड़ा सच डर है है सर, विक्रांत। चुनाव के बाद रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा, ये डर बड़ा जेन्युइन है लोगों का। हाँ, मतलब ये डिपेंड करेगा विक्रांत के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो, क्योंकि देखिए वो डेटा सार्वजनिक तो किया नहीं हाँ। जाता। मैंने आपको बताया था ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, हाँ। तो हर क्वार्टर के बाद तो डेटा आता है। अभी आपको मार्च का डेटा सामने आ जाएगा इन कंपनीज के रिजल्ट्स पर, वो क्वार्टर का होगा। क्योंकि यहाँ तो रोज परिस्थिति बदल रही है ना, हर हफ्ते ही परिस्थिति बदल रही है, जितने इनके रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे करके इरोड हो रहे हैं। तो ये जो बढ़े हुए क्रूड, देखिए, हमें हमें अमेरिका बैरिकेडिंग करती रहे। अब हम निजी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। अमेरिका बैरिकेडिंग करे, ईरान करे, ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और हमें लेना देना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने से, और उससे भी ज्यादा लेना देना है ये जो क्रूड ऑयल की कीमतें, और जो हमारा आयात और निर्यात विक्रांत इस समय प्रभावित हो रहा है। हमें भारत में उन दो बातों की चिंता है। वहां युद्ध कर रहे हैं, ट्रम्प साहब के दिमाग अजीबोगरीब हरकतें करता है, वो कब लड़ाई रोकते हैं, चलाते हैं, कितने दिन चलाएंगे, कभी न्यूक्लियर की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, कभी सभ्यता मिटाने की बात करते हैं, कभी पावर प्लांट की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। धमकियों पे धमकियां, धमकियों पे धमकियां वहां पर सुनाई दे रही है। इधर ईरान ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप बैरिकेडेड रखेंगे, हम कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो भी पलट के धमकी दे देता है। तो अभी आजकल वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। आपने देखा होगा कि धमकियों धमकियों का एक युद्ध चल रहा है। इधर से धमकी आती है, फिर उधर से आती है, फिर उधर से आती है। हमें इस सबसे भारतीय को कोई फर्क नहीं। हमें फर्क पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने से, हमें फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल के दाम लगातार ऊपर बढ़े रहने से।
किसी दिन आपके साथ अलग से जुड़ के चर्चा करेंगे हाँ। कि भारत में वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। और लोग कहेंगे वे भारत की इंडस्ट्रीज होते रहे, मैं सीधी बात करूंगा कि आम आदमी के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो आप ग्रोसरी स्टोर में जब जाएंगे, आजकल तो लोग ग्रोसरी स्टोर से खरीदते हैं, किराने वाले से खरीदते हैं, तो कौन से वो आइटम हैं जिन पर इस युद्ध की आंच आ रही है। इस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे कि लोगों को, देखिए लोग चाहते हैं कि भाई सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, ट्रम्प साहब क्या करते हैं। ठीक है, ट्रम्प साहब एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी बने हुए हैं लोगों के लिए, लोगों को दुख भी हो रहा है, एंटरटेन भी होते हैं उनकी हरकतें देख देख कर। कभी जीसस क्राइस्ट बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। पर असल में आम आदमी ये जानना चाहता है कि भाई इस लड़ाई से हाँ। मेरी जिंदगी पर क्या असर हो रहा है। और मैं दिन में 2 से 3 शोज किसी न किसी टीवी चैनल पे इसी मुद्दे पे करता हूँ कि भाई मेरी जिंदगी में, मेरी अपनी अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था पर, उसके बाद मेरी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है। क्या मेरा यहाँ से अपना महीने का बजट बिगड़ने वाला है, नंबर वन। क्या मुझे पेट्रोल डीजल के ज्यादा कीमतें देनी पड़ेंगी, क्या मुझे अभी भी गैस की लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, क्या मुझे अभी भी गैस ब्लैक में उठानी पड़ जाएगी, क्या मेरा पैसा जो शेयर मार्केट में लगा हुआ है, क्या वो पैसा अभी और नीचे जाएगा या और उस पे वॉलेटाइल होगा, यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। क्या मैंने जो सोना चांदी ले रखा है, जो मैं लेना चाहता हूं, जो मेरे घर में पड़ा है, क्या उसकी कीमत अभी फिलहाल नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। तो आम आदमी को इन सब चीजों से मतलब है। बाकी बाकी खबरें आप जो लाते हैं, आप उसका विश्लेषण करते हैं, वो इंटरेस्टिंग है, लोगों की जानकारी में वृद्धि करती हैं, लोगों को जागरूक बनाती हैं। भारत में ये शिकायत की जाती थी कि भारतीय जो है अंतर्राष्ट्रीय खबरों से उतना उतना सरोकार नहीं रखते हैं। मुझे लगता है इस युद्ध की वजह से अच्छी बात ये हुई है कि भारतीय लोग अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों को ट्रैक कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी, देश के, यहाँ मैं नाम नहीं लेता चैनल्स का, क्योंकि मैं लगभग सब चैनल्स से जुड़ा हुआ हूँ। और कुछ चैनल्स ने, इस बार का इलेक्शन फीका पड़ गया, नहीं तो 5 बिल्कुल। राज्यों में इलेक्शन हो और चैनल्स उसमें रम ना जाए, ये तो होता ही नहीं था। युद्ध लोग भारी बोर हो पड़ा। जाते थे, क्या यार ये हरकत, चैनल की हरकत, इलेक्शन की खबरें, इसके वहां ये हो रहा है, वहां उसने उसको ये कह दिया, उसने ये कह दिया। परंतु इस बार ये ईरान का युद्ध हावी रहा चैनल्स के ऊपर इलेक्शन के दौरान, कुछ हद तक इलेक्शंस को मीडिया में फीका कर दिया। इस खबर ने तो लोगों को जागरूक बनाया। तो आप जो खबर, तो 2 मुद्दे मुझे लगता है होते हैं, एक तो लोगों को जागरूक करना, एक उनकी निजी अर्थव्यवस्था पे क्या असर डलता है। तो इस पे कभी फिर मौका लगा तो इस पे चर्चा करेंगे विक्रांत। पर फिलहाल हाँ, मार्केट्स डाउन है, आज भी डाउन है। गोल्ड सिल्वर 4750 के आसपास घूम रहा है, प्रेशर में है क्रूड ऑयल की वजह से, रिश्तेदारी मैंने आपको समझा दी। और ओवरऑल जो बायलेटरल ट्रेड है वो अभी भी प्रेशर में है। मुझे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स मिले थे, उन्होंने बताया कि हमारा सामान अभी भी सामान्य रूप से नहीं जा रहा है, शिपिंग लाइन सामान लोड करने के लिए मना कर रही है। ये आर्थिक परिस्थिति इस समय बनी हुई है विक्रांत। सर, मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा कि आपने, क्योंकि दो चीजों के बारे में तो बताया कि क्रूड के तेल दाम लगातार जो बढ़ रहे हैं, 100 के करीब पहुंचने वाले हैं, वो चिंता की बात। बॉन्ड यील्ड भी जो 4 के करीब थी वो अब 4.25 तक हो गई है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा, नए फेड चीफ ने कहा है कि रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे, इंटरेस्ट रेट घटाने का, यानी उनका कहना है कि ट्रम्प की तरफ से कोई दबाव नहीं है, जो पहले कहा जा रहा था कि ट्रम्प चाहते हैं। तो अब ये तो सारे ही फैक्टर सोने के अगेंस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका तात्कालिक असर तो सोने पर पड़ सकता है, सोने और चांदी पर। देखिए, सॉक पपेट, हम्म। ये शब्द इस्तेमाल किया एक जर्नलिस्ट ने। हाँ। केविन वॉश साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक इंटरव्यू था, उनको सॉक पपेट के क्या आप ट्रम्प साहब की कठपुतली की तरह काम करेंगे, क्योंकि जेरोम पावल कर तो वो गालियां दे देते थे उनको कि जेरोम पावल ये है, स्टूपिड है, ये है, वो है। और अब तो मई में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो केविन वॉश जो नए फेड चेयरमैन बनने जा रहे हैं, उनसे पूछा गया कि क्या आप, क्योंकि ये तो सारे को पता है कि महंगाई बढ़ गई है अमेरिका में, तो क्या आप रेट कट करेंगे। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आई एम गोना बी वेरी फेयर, वो हाँ। अपना पॉस्चर ले रहे थे, जैसे टिपिकल डिप्लोमेटिक आंसर होता है, नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा। पर हकीकत यह है कि इनको लाया ही, इनके आका वही है, जैसे कहेंगे करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आपके आपके सवाल पे मैं कहना चाहूंगा कि अभी पक्का नहीं है कि रेट बढ़ेंगे, क्योंकि केविन वॉट साहब, सॉक पपेट, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट ने बोला है, मैं नहीं कह रहा ये। तो जब सॉक पपेट कह दिया तो ट्रम्प साहब रेट बढ़ेंगे, तो उनको इतना तो बिजनेस करते हैं, इतना तो जानते हैं कि रेट बढ़ने का क्या मतलब है। रेट बढ़ने का मतलब है आपका क्रेडिट टाइट हो जाएगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रेशर में आ जाएगी। यहाँ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ, जो पहले जिसका भट्टा बैठा हुआ है, वो और ज्यादा भट्टा बैठ जाएगा। तो ये फोर्स करेंगे केविन वॉच को कि आप रेट घटाइए। पर हाँ, आपके सवाल पे मैं सीधा हूं, मान लीजिए रेट यहाँ से बढ़ता है,
और ऊपर जाता है महंगाई की वजह से, तो बिल्कुल सोने चांदी पर प्रेशर आएगा। देखिए, तात्कालिक रूप से सोना चांदी प्रेशर में कई दिन से, ये तो हम देख ही रहे हैं। हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा, कहा हम $4,000 मार्च में आ गए थे एक समय पर, और वहां से हम इस समय $750 ऊपर चल रहे हैं, तो इतना प्रेशर में भी नहीं है। अगर आप पिछले साल के रेट देखें और शुरू के देखें, तो हाँ कहाँ बिल्कुल। 50-55 से ये रैली शुरू हुई थी, आज 1.5 लाख तक ये रैली पहुंची हुई है। तो इसलिए इतनी बुरी हालत नहीं है, क्योंकि आप जब कंपेयर करते हैं $5600 से, 1,80,000 से कंपेयर करते हैं, तो आपको तब लगता है कि 1,50,000, 1,50,000। एक एक व्यक्ति को ना विक्रांत बुखार चढ़ा, हाँ तो बुखार उसका 102 था। हाँ तो उसने कहा कि भाई आपको बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। फिर उसका बुखार पहुंच गया 107 पर। हाँ तो 107 वाले से पूछा आपका बुखार, कहता कहता था हालत खराब है। उसने क्रोसिन ली, दवाई ली, और बुखार वापस 102 पे आ गया। उसने पूछा अब तबीयत, कहते अब तबीयत बड़ी अब अच्छी ठीक है। है। तो आप इस उदाहरण का मतलब पहले 102 हाँ को वो बुखार बता रहा था, बाद में 102 को वो कह रहा था मेरी तबीयत अच्छी है। तो कुछ ऐसा ही सोने चांदी के साथ हुआ है। जब हमने 1,80,000 देख लिया, तो हाँ हमें अब 1.5 लाख दबाव लगता है। हाँ 1,51,55 दबाव नजर आता है, क्योंकि हम वो, ऐसा कहा जाता है कि बड़े सुख के बाद छोटा सुख दुख महसूस होता हाँ है, और बड़े दुख के बाद छोटा दुख सुख हाँ, महसूस होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो बिल्कुल। सोने चांदी के साथ यही हो रहा है कि क्योंकि आप बड़ा सुख देख चुके हैं, तो छोटा सुख आपको दुख महसूस हो रहा है। पर यह सच है कि दबाव में है इस समय, तात्कालिक रूप से बिल्कुल विक्रांत दबाव में रह सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतों पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। इस समय सोने चांदी कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ क्रूड ऑयल, और उसकी वजह से डॉलर डिमांड, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स 98-99 के बीच में घूम रही है, और उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स। ये कनेक्शन है जो हम पहले कई दफे बात कर चुके हैं, पर मैं फिर बता देता हूँ, कई दफे लोग पुराने वीडियो मिस कर देते हैं, तो आपको इस वीडियो में भी वो कनेक्शन पता लगता है। तो जब तक बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में 4.25 से ऊपर बनी रहेंगी, सोना यहाँ पर टिका रहेगा। हाँ जैसे ही बॉन्ड यील्ड नीचे आएंगी, वो डिपेंड करेगा क्रूड ऑयल प्राइस पे, तो सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से नीचे आएंगी और सोना चांदी ऊपर जाएगा। सोने चांदी का ऊपर जाना विक्रांत लगभग लगभग तय है, हम्म, और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। हालांकि हम किसी को भी निवेश करने के लिए इंसाइट नहीं हाँ कर रहे हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह करिएगा, अच्छी तरह से उनसे पूछताछ करिएगा, बिल्कुल। उस आधार पर निर्णय लीजिएगा। पर मैं निजी तौर पर अपनी अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि सोना चांदी का ऊपर जाना तय है। एक अंग्रेजी में कहावत होती है, दिस इज द लल बिफोर द स्टॉर्म, हम्म, यानी कि बहुत बड़े तूफान से पहले की सोने चांदी में एक शांति है, और ये छत फाड़ के ऊपर जाने को तैयार बैठा है। निरंतर हम बात करते रहते हैं, नई नई चीजें सामने आती रहती। कल मैंने आपको सऊदी अरेबिया, यूएई का बताया था। बिल्कुल। दुनिया भर का विक्रांत फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल, आपको एक और नया फैक्टर आज बताता हूँ सोने चांदी का, जो मैंने अपने शरद कोहली ऑफिशियल चैनल पर डाला हाँ है। हाँ, मुझे पता नहीं आपसे बताने से कैसे दर्शकों से रह गया। अनुरोध भी करेंगे सर कि उससे वो जुड़े, क्योंकि उस पर मैं देखता हूँ हाँ, काफी नई नई जानकारियां मिलती है। हाँ हाँ, आप शरद कोहली ऑफिशियल नाम का मेरा चैनल है, जो दर्शक उससे जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़े, मुझे प्रसन्नता होला। हालांकि विक्रांत कोई कसर नहीं छोड़ते हैं आपको जानकारी देने में, पर जो लोग सीधा जुड़ना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। उसमें मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने फिस्कल डेफिसिट का बताया, और कल ही शाम को मेरे ख्याल मेरी टीम ने वीडियो अपलोड किया है। जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट दुनिया का बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट को हम हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा, हाँ, और इसको और सरल भाषा में कहूं कि एक एक सरकार जो रेवेन्यू कमाती है और जो खर्च करती है, इसके अच्छा। बीच में जो बहुत कम दुनिया के देश हैं जहां फिस्कल सरप्लस है, हम्म, यानी कि जिनकी कमाई ज्यादा है, खर्च कम है। ऐसा अमूमन नहीं होता है सरकारें। अब ये जो घाटा होता है, इसको पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। तो 320 से 350 ट्रिलियन इस समय दुनिया पर उधार हो चुका है, और ये उधार गवर्नमेंट डेट है, प्राइवेट डेट है, सॉवरेन डेट है, कई तरीके के ये उधार बनके 320 से 330 ट्रिलियन डॉलर का। और जैसे जैसे, अब आप कहेंगे इसका सोने चांदी से क्या लेना देना है भाई, हाँ अगर उधार हो रहा है। तो जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, वैसे वैसे दुनिया के ऊपर उधार बढ़ता है। हाँ जैसे जैसे दुनिया के ऊपर उधार बढ़ता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। मैं हार्डकोर इकोनॉमिक्स पे बोलना कम पसंद करता हूं, क्योंकि लोगों को वो बहुत टेक्निकल हो जाता है, पर कभी कभी थोड़ा सा बता देना चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, जैसे अमेरिका करता है, जब भी कमी होती है डॉलर छापने लग जाता है। तो जब आपका डेफिसिट बढ़ता है और आपका उधार बढ़ता है और डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, तो जो करेंसी की कीमत है वो गिरती है। हम्म, करेंसी की वैल्यू, यानी कि 100 रुपए में अगर आप 1 किलो चीज ले सकते थे,
अब आपको उसी चीज के लिए महंगाई क्योंकि बढ़ती है, पैसा ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाता है, तो अब आपको उसी के लिए 120, 130, 140 रुपए देने पड़ते हैं एक चीज के लिए। तो जैसे जैसे आप देखते हैं ना रुपए की वैल्यू, आपको याद होगा, आपके मेरी दादी जी मुझे बताया करती थी, हाँ हम 4 आने में आधी हाँ दुकान हाँ खरीद लाया बिल्कुल, करते थे। हम पुरानी सबने बात सुनी आप है करें तो, पुरानी बातें। हाँ हाँ, अब तो चवन्नी देखने को भी नहीं हाँ मिलती। वो कहती थी 4 आने किसी के पास आ जाते थे, वो सोचता था बड़ा, तनख्वाहें होती थी हाँ महीने की 200 रुपए, हाँ 300 रुपए, 400 रुपए, बड़ी अच्छी तनख्वाह मानी जाती थी। कहते थे रिश्ता किया दे, 500 रुपए तनख्वाह है उसकी, 400 रुपए तनख्वाह है महीने की। हाँ आज 1 लाख महीने तनख्वाह पे भी रिश्ता करने वाले 10 बार सोचते हैं। तो देखिए, ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि हुआ क्या, नौकरी वही चल रही है, हाँ परंतु तनख्वाह भी बढ़ गई। तो इससे क्या पता लग रहा है कि करेंसी की वैल्यू कम हो गई। हम्म, तो जब करेंसी की वैल्यू कम होती है, खासकर यूएस डॉलर जैसी करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो ये सोना चांदी को ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि सोना चांदी के बहुत बड़ा कारण बढ़ने का, जिसको कई बार हम बात कर चुके हैं, जैसे जैसे डॉलर कमजोर होगा हम्म, वैसे वैसे सोना चांदी बढ़ेगी। तो मैं सीधी बात करूं, जैसे जैसे करेंसीज कमजोर होंगी, सोना चांदी ऊपर जाएगा। कमजोर होने का कारण फिजिकल डेफिसिट, बोरोइंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, लॉस ऑफ करेंसी वैल्यू, ये हाँ रिश्ता बनता है। तो ये एक और कारण है। तो इसलिए मैं जब इतने यकीनन तौर पे कहता हूं कि सोना चांदी ऊपर जाएगा, हाँ तो लोग सोचते होंगे भाई ज्योतिषी तो है नहीं, ये कौन सा आर्थिक विश्लेषण करके कह रहे हैं। तो हम कई सारे कारण विक्रांत आपके लिए इस चैनल पे लेकर हाँ आते रहते हैं, मैं दर्शकों से सीधा रूबरू हो रहा हूँ। हाँ तो आप उनको उनको देखिए, पिछले सारे कारण में नए नए कारण उसमें जुड़ते जा रहे हैं, जिससे और ज्यादा हमारा विश्वास इस पे दृढ़ हो रहा है कि हम्म, सोना चांदी भविष्य में आपको छत फाड़ रिटर्न देने वाला है। और भविष्य कब है? ये भविष्य 2 से 5 साल मुझे नजर आता है, हो सकता है उससे जल्दी हो जाए। तो हाँ। आप मुझे लड्डू खिला दीजिएगा, पर 2 से 5 साल में लेके चल रहा हूं। वाह। सर एक अंतिम सवाल छोटा सा और पूछना चाहूंगा कि एफआईआई की बिकवाली की हम लगातार बात करते हैं, और इस मार्च में भी 30 मार्च के बाद करीब 40,000 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। लेकिन जो डाटा आया कि म्यूचुअल फंड जो डीआईआई के जरिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ, म्यूचुअल फंड लगातार जारी रहा, और म्यूचुअल फंड ने बड़ी जो अपनी कंटिन्यूटी है वो बरकरार रखी। करीब करीब 10 करोड़ म्यूचुअल फंड धारक है। तो लेकिन शेयर बाजार में सर छोटी छोटी चीजों पर बड़ा रिएक्ट हो रहा है, जैसे आज मार्केट एकदम गिरी हुई है। तो क्या ये अनिश्चितता युद्ध तक ऐसे ही बनी रहेगी? क्योंकि फ्यूचर में कल हमने अमेरिकी बाजार गिरते हुए देखा, लेकिन फ्यूचर में फिर वहां बाद में थोड़ी तेजी आई, लेकिन भारतीय बाजार आज खुले और वही डाउन साइड पर। यहाँ देखिए, क्रूड ऑयल की कीमतें भारतीय बाजार को तंग किए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, क्रूड ऑयल का ऊपर बने रहना भारतीय फिजिकल डेफिसिट पर, भारत में भारत की इनपुट कॉस्ट, देखिए वही कंपनीज है, पेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, इनके प्रॉफिट कम होंगे तो मार्केट प्रेशर में आता है। बाकी शेयर बाजार तो बच्चा है, किसी खबर को आपने फौरन वो इतनी बात जल्दी एकदम सही रिएक्ट कर लगती है जाता है। आपकी। हाँ हाँ देखिए ना, छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट करता है। अभी छोटी सी खुशी की बात है, एकदम ये पलट जाएगी। तो छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, जरा सी चीज दे दीजिए, खुश हो गए, फिर हो गए। तो मार्केट तो बहुत सेंसिटिव है, बाजार बहुत सेंसिटिव है। और भारतीय बाजार, मुझे लगता है विक्रांत, ये जो विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना है, हाँ देखिए जिस रफ्तार से उन्होंने पैसा निकाला है, हम्म और आप अगर टोटल, आपने तो मार्च की बताई, मुझे पिछले पूरे साल में हाँ करीब नहीं तो मेरे ख्याल 2 लाख करोड़ से ज्यादा हाँ पैसा निकाला है। इसको भी मिलाने तो 2.5 लाख करोड़ हो गया, 2.5-3 लाख करोड़, बल्कि मैं शायद कम ही बोल रहा हूँ, 2.5-3 लाख करोड़। इस हिसाब से तो मार्केट हमारी, निफ्टी की बात करूं तो 15,000 पे आ जानी हाँ चाहिए थी, सेंसेक्स की बात करूं तो 50,000 पे आ जानी चाहिए थी, पर मार्केट अभी भी 24,000 से ऊपर बनी हुई है। ये क्या इंडिकेट करता है कि भारत के जो देसी बॉयज हैं, हमारे जो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनको हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, उन्होंने भारतीय बाजार को संभाला है। और एक दफे इनका, ये विदेशियों का योगदान भारतीय बाजार में करीब करीब 20 से 25% हाँ था, आज वो गिर के 15% आ गया है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय बाजार आत्मनिर्भर हो रहा है विक्रांत। भारतीय बाजार अब इन गोरों पर, क्षमा करें मैं रेसिस्ट साउंड नहीं करना चाहता, इन गोरों पर अब निर्भर नहीं है। तुम ले जाते हो ना पैसा, ले जाओ, हाँ ले जाते हो अपना पैसा, हमें परवाह नहीं है। हमारे जो लोकल निवेशक हैं, वो बाजार को हम संभाल लेंगे अपने आप को। गए वो दिन जब तुम्हारे ऊपर निर्भर किया करते थे और तुमको ताका करते थे कब भैया पैसा आएगा तो भाव चढ़ेंगे। अब तो हम, मुझे लगता है हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। ये परसेंटेज जैसे जैसे विदेशियों की कम होगी भारतीय बाजार में योगदान की, हाँ वैसे वैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और आप देखिएगा, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है, इनको पलट के वापस आना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जैसी अर्थव्यवस्था, जो रफ्तार है भारत की,
वो बाकी की इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं दिख रही है। चाइना में भी अभी नंबर आए जीडीपी के, 5% के आसपास जीडीपी है। वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, जो ये मार्केट पीयर मार्केट्स हैं, अब तो हमारी पीई रेशियो भी काफी हद तक करेक्ट हो रही है। और जैसे जैसे भारतीय कंपनियों का प्रॉफिट ऊपर जाएगा, हाँ। वैसे वैसे पीई रेशियो बढ़ी हुई भी स्वीकार करेंगे ये लोग। तो मुझे मुझे कोई शुरू शुरू में चिंता होती थी इनके पैसा निकालने की, विक्रांत। अब इनकी कोई चिंता नहीं होती। और हाल में तो पिछले 3-4 दिन में 3 दिन तो इनका पॉजिटिव रहा। हाँ, तीन इनकी दिन। बिकवाली की रफ्तार, हाँ, इनकी बिकवाली की रफ्तार कम हो गई है। कल परसों फिर 1,000 करोड़ इन्होंने बेचा। आज के तो अभी मार्केट चल रही है, नंबर हो सकता है आज और बिकवाली आई हो, पर अब इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि जिस हिसाब से बिकवाली करी है, मैं दोहराता हूँ बात को, उस हिसाब से हमारी मार्केट 15,000 निफ्टी आ जानी चाहिए थी, पर मार्केट तो 24,000 से ऊपर खड़ी हुई है। तो ये क्या बताता है कि हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। निकालने दीजिए इनको पैसा, आप चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन पछताएंगे खुद जाके, फिर वापस आएंगे घूम के, देखिएगा एक दिन यही इसी मार्केट में आके पैसा लगाएंगे, कोई पैसा जो बनाया है। और दूसरा ये भी तो सच है विक्रांत, कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए थे हाँ। 2022 में, 23 में, आज अगर वो 200 रुपए हो गए हैं, हाँ। 150 रुपए हो गए, तो मुझे अपना प्रॉफिट कमाने का भी तो अधिकार है। हम उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं प्रॉफिट में निकाल रहे होंगे, मुझे नहीं लग रहा घाटे में निकाल रहे हैं, ये हाँ। मुनाफे में निकाल रहे हैं। तो उनको उनको पैसा लगाया था, कमाया, पैसा वापस लेके जा रहे हैं, तो उनको उनको हक है पैसा ले जाने का। आप थोड़ा ना उसको रोक लेंगे, हाथ पकड़ के, रुक जा भाई, तेरे को पैसा निकालने की इजाजत नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। तो बहुत कोई विशेष चिंता की बात मुझे यहाँ नहीं नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े और तमाम ठीक है, चीजों पर बातचीत की। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया।